हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक ऐसी कहानी जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ये आज तक मेरी देखी हुई वन ऑफ दी बेस्ट फिल्म है एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना। मुझे पूरी उम्मीद है ये कहानी आपका दिल जीत लेगी। इस फिल्म का नाम है पॉन एंड ये फिल्म साल 2020 में रिलीज़ हुई थी। कहानी की शुरुआत होती है स्यूंगे से। वो एक चाइनीज़ इंटरप्रेटर है। आज साउथ कोरिया और चाइना देश का समिट था, तो कोरियन मिनिस्टर के लिए वो चाइनीज़ इंटरप्रिटेशन का काम करने वाली थी, यानी उनकी बातों को चाइनीज़ में ट्रांसलेट कर चाइनीज़ काउंटर पार्ट्स को बताने का। इतने बड़े लोगों के लिए ट्रांसलेट करना उसके लिए भी फ़क्र की बात थी, पर उसे थोड़ा डर भी लग रहा था। लेकिन मिनिस्टर के सेक्रेटरी बताते हैं, तुम हमारी बेस्ट इंटरप्रेटर हो। वो कहती है, थैंक यू सर, पर मुझे अभी और सीखना है। तभी मिनिस्टर भी आकर कहते हैं, मैंने तुम्हारा बहुत नाम सुना है। ये सुनकर वो बहुत खुश होती है। फिर वो वॉशरूम जाती है, तभी उसे अंकल जंग बई का कॉल आता है। वो कहते हैं, स्यूंगे, वो मिल चुके हैं, प्लीज़ समिट खत्म होते ही तुरंत आ जाओ। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है स्यूंगे समिट के तुरंत बाद टैक्सी लेकर निकल जाती है और कहती है, शायद आज मैं उनसे फाइनली मिल पाऊंगी। और यहाँ से कहानी चली जाती है फ्लैशबैक में। साल 1993 हम देखते हैं दो कर्ज वसूलने वालों को, जंग बई और दुशिक। पहले ये दोनों आर्मी में थे, पर अब ये काम करते हैं। लेकिन इसमें ये नौसीखिए थे, क्योंकि जंग बई जिस भी इंसान को अपनी फर्म की तरफ से कर्ज देते उसकी शक्ल ही वो भूल जाया करते। यहाँ तक कि उन्हें घर का एड्रेस भी याद नहीं रहता, तो वसूली करने वो कहाँ जाएंगे। इसी बात से दुशिक हमेशा उन्हें डांटते रहते। सुबह से वो गोल गोल घूम रहे थे, पर उन्हें कोई भी नहीं मिला। थककर दुशिक एक स्टोर से कोल्ड ड्रिंक लेकर आते हैं और जंग बई से कहते हैं, जाओ तुम भी कुछ ले लो, मैं नहीं डांटूंगा। जंग बई दोबारा चौको पाई ले लेते हैं और ये देख फिर से उन्हें वो डांटते हैं कि हमेशा यही क्यों, पूरी आर्मी के दौरान तुम यही खाते थे। ये सुन जंग बई कहते हैं, छोड़ो मैं नहीं खा रहा। दुशिक कहते हैं, अच्छा खा लो जाओ। हमें वहाँ समझ आता है दुशिक बाहर से सख्त और अंदर से नर्म दिल के इंसान है। अब स्टोर ओनर वहाँ थे ही नहीं, तो ये दोनों निकल लेते हैं बिना पैसे दिए। जंग बई बाहर कह रहे थे, आपने तो कहा था ऐसे किसी के पैसे नहीं लेते। जिस पे दुशिक कहते हैं, अब ओनर है ही नहीं तो मैं क्या करूँ। तभी उन दोनों को एक लेडी म्यूंगजा अपनी बच्ची के साथ दिखती है। म्यूंगजा ने उनसे कर्ज लिया था और लास्ट 2 महीनों से इंटरेस्ट पेमेंट नहीं की और वो गायब थी। इन्हें देख वो भाग जाती है, पर ये दोनों किसी तरह उसे पकड़ लेते हैं एंड म्यूंगजा पूछने पर बताती है, मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, अब कोई कमाने वाला भी नहीं है, इसलिए मैंने 2 महीनों से पैसे नहीं दिए, पर मैं जल्दी चुका दूंगी। दुशिक कहते हैं, मैं कैसे मान लूं, तुम फिर से गायब हो गई तब। म्यूंगजा कहती है, मैं और क्या करूं। उनकी बेटी स्यूंगे कहती है, बुरे अंकल चले जाओ यहाँ से, और फिर वो पीछे मुड़ जाती है। दुशिक को ये देख गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं, इधर देखो बच्ची, और वो उसे थोड़ा डरा रहे थे, लेकिन गलती से हाथ म्यूंगजा को लग जाता है और म्यूंगजा एंड स्यूंगे मार्केट में चिल्ला कर कहते हैं, देखो ये दोनों आदमियों को, एक लेडी पर हाथ उठा रहे हैं। सब उनकी तरफ ही आने लगते हैं कि तभी दुशिक चिल्ला कर सभी को जाने कहते हैं एंड म्यूंगजा से बोलते हैं, मुझे कोई सामान गिरवी दो, तभी मैं यकीन करूंगा कि तुम कर्ज वापस करोगी। म्यूंगजा कहती है, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस पे दुशिक म्यूंगजा की बेटी स्यूंगे को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं, ये बोलकर, फिक्र मत करना, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा, बस पैसे लेकर आ जाना। म्यूंगजा चिल्लाते रह जाती है, पर ये दोनों कार में उसे लेकर निकल गए थे। रास्ते में दुशिक ने स्यूंगे को एक सॉसेज खरीद कर दे दिया था, पर वो फूट फूट कर रो रही थी। जिस पे जंग बई कहते हैं, ये किडनैपिंग नहीं है, मान लो वो पैसे देने से चूक गई तब। जिस पे दुशिक कहते हैं, कोई भी मदर अपने बच्चे को पैसों के लिए नहीं छोड़ने वाली, वो पक्का पैसे देकर जाएगी, और तब हम पॉन को वापस कर देंगे, तब तो हमें बस उसका ख्याल रखना है। वही म्यूंगजा अपने हस्बैंड के पुराने वर्क प्लेस जाती है, जहाँ हमें पता चलता है उनकी मौत नहीं हुई है, बल्कि वो तो एक लड़की के साथ भाग गए। म्यूंगजा ने हर तरफ कोशिश करके देख ली थी, पर पैसों का इंतजाम कहीं से भी नहीं हो रहा था। फाइनली वो अपने अंकल को कॉल करती है और वो कहते हैं, मैंने कहा था तुमसे, दुनिया बहुत मुश्किल है, पर फिक्र मत करो, मैं तुम्हें पैसे भेज दूंगा, बस तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। वो कहती है, थैंक यू अंकल। वो दुशिक को कॉल कर कह देती है कि कल वो पैसे लेकर आ जाएगी। वहीं घर पे कमरे में वो लोग स्यूंगे को सोने के लिए छोड़ देते हैं, जहाँ पूरी रात अपनी मॉम की याद में वो रोई जा रही थी। दूसरी तरफ म्यूंगजा भी रात को नहीं सोती और फ़ोन बूथ में बैठे इंतज़ार करती रहती है। जिस बीच अचानक ऑफिस आकर उसे ले जाते हैं एंड यहाँ अगली सुबह ये लोग वेट करे थे, पर म्यूंगजा आती ही नहीं। बॉस उन दोनों पे नाराज़ हो रहे थे कि अगर उसने हमारी कंप्लेंट कर दी तब। जिस पे दुशिक कहते हैं, कैसे करेगी, वो खुद इलीगली यहाँ पर रह रही है। उसने 9 बजे का बोला था, पर अब तक 12 बज चुके थे। एंड वो दोनों स्यूंगे से कहते हैं, हमें तुम्हारे घर लेकर चलो, पर ट्रैफिक के बीच मौके का फायदा उठा स्यूंगे कार से बाहर भाग जाती है। ये दोनों मिलकर भी उसे पकड़ नहीं पाते एंड अब कर्ज भी क्या,
और पौन भी गई। स्योंगे की भागते हुए एक चप्पल रास्ते में ही छूट जाती है। वो एक चप्पल के सहारे चलते हुए अपने घर पहुंचती है, जहाँ से दूसरे कर्ज वसूलने वालों को देख वो छिप जाती है। उनके जाते ही नीचे से एक्स्ट्रा कीज लेकर वो घर के अंदर आती है एंड अंदर मॉम को न पाकर वो बहुत उदास हो जाती है। रास्ते में इतनी दूर बिना स्लीपर्स के चलने की वजह से उसके पैर में बहुत चोट लग गई थी। वो याद करती है कि ऐसे पहली बार जब वो यहाँ शिफ्ट हुए थे तब ये कोई घर नहीं था, बल्कि एक शिप का कंटेनर था जिसे इन्होंने घर बना लिया। म्यूंजा उस वक्त अपनी बच्ची से माफ़ी मांगती है कि उसकी वजह से भी स्योंगे को ये सब झेलना पड़ रहा है, पर वो वादा करती है कि जल्दी वो अच्छे घर में जाएंगे और वो उसे स्कूल में भी एडमिशन करवाएगी। स्योंगे ये याद कर इमोशनल हो जाती है। उसे पूरा विश्वास था मॉम जल्दी पैसे लेकर आती होंगी। घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं था, तो वो फ्रिज से बचा कुचा खाना निकाल कर खा लेती है। इस वक्त वो बहुत रो रही थी और उसे अपनी मॉम की बहुत याद आ रही थी। वहीं अगले दिन हमें दिखाया जाता है दुशिक को म्यूंजा का पता चल चुका था। दरअसल म्यूंजा एक कोरियन चाइनीज थी एंड उसे कुछ सामान स्मगल करने की कोशिश में गिरफ्तार कर लिया गया था एंड इसीलिए उसे वापस चाइना डिपोर्ट किया जा रहा है। हमें समझ आता है ये स्मगलिंग का काम अंकल ने उसे दिया था, जिसके बदले वो दुशिक को पैसे देने के लिए मान गए थे। दुशिक वहाँ हैरान रह जाते हैं, मतलब हमेशा के लिए वो चली जाएगी। म्यूंजा एक आखिरी बार दुशिक से मिलकर माफ़ी मांगती है एंड कहती है कर्ज के पैसे मेरे अंकल आपको चुका देंगे और वहीं स्योंगे को ले जाएंगे। मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, इसलिए मैं उसे एडॉप्शन के लिए दे रही हूँ। अगर वह मेरे साथ चाइना जाएगी तो उसका फ्यूचर नहीं बन पाएगा। प्लीज़ तब तक लिए आप उसका ख्याल रखिए एंड अब तक आपने जो भी कुछ किया उसके लिए बहुत शुक्रिया। एंड स्योंगे से प्लीज़ आप ये कह देना मॉम पैसे कमाकर वापस ज़रूर आएगी, तब तक पढ़ाई करके वो एक अच्छी सक्सेसफुल इंसान बने। दुशिक अंकल का नंबर ले लेते हैं और म्यूंजा के घर पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं उनके आने से थोड़ी देर पहले ही स्योंगे वहाँ से अपना सारा सामान पैक कर निकल चुकी थी। उसका एक स्लीपर रास्ते में रह गया था, इसलिए वो अपने मॉम के स्लीपर्स पहन कर जाती है। वहीं दुशिक घर पे उसका एक स्लीपर देख इमोशनल हो जाते हैं कि पता नहीं वो बच्ची क्या पहन कर गई होगी। फिर वो उसका नोट पढ़ लेते हैं और तुरंत उसे ढूंढने निकल जाते हैं। रास्ते में एक होमलेस मैन स्योंगे को परेशान कर रहा था। वो उसे देख समझ गया था ये बच्ची अपने घर से भागी है, तो वो उसे पकड़ने का सोचता है। तभी दुशिक आकर उसे बहुत मारते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। स्योंगे ये देख दुशिक के पास चली जाती है। तभी वो बताते हैं तुम्हारी मॉम हमेशा के लिए जा चुकी है, तुम्हारे अंकल आकर पैसे देंगे और तुम्हें ले जाएंगे, फिर तुम्हें एक रिच फैमिली अडॉप्ट कर लेगी, मुझे मेरे पैसे मिल जाएंगे और तुम्हें एक फैमिली। ये सुन स्योंगे जोर से चिल्ला कर रोने लगती है। नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे मेरी मॉम के पास रहना है, प्लीज़। हम यहाँ समझ पा रहे थे एक बच्ची के दिल में इस वक्त क्या बीत रही होगी। उसकी इसमें क्या गलती थी, उसे तो बस अपनी मॉम के साथ रहना था, पर बड़े लोगों के मसले में वो फंस कर रह गई। प्रेजेंट में स्योंगे फ्लाइट से कोरिया वापस आ रही थी। वो कहती है कुछ पैसों के लिए मैं 10 साल की उम्र में एक पॉन बन गई थी। वही दोबारा पास्ट में दुशिक उसे घर लेकर आते हैं। अगली सुबह से स्योंगे एकदम ओबीडियंट बच्ची बन जाती है। उनके बिना कुछ कहे उसने घर साफ कर दिया था, कपड़े सूखने डाल दिए थे और जो दुशिक कहते हैं वो काम वो करने लगती है। जिस पे जंग बे कहते हैं तुम्हें इतनी छोटी उम्र में ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हें घर से नहीं निकालेंगे। एंड यहाँ दुशिक की भी उससे अटैचमेंट बढ़ने लगती है। कुछ देर बाद अंकल कॉल कर बताते हैं मैंने आधे पैसे भेज दिए आपको एंड बाकी के आधे पैसे जब स्योंगे मिल जाएगी तब मैं दे दूंगा। वो लोग खुश हो जाते हैं एंड इस खुशी में वो उसे नए कपड़े दिलाने ले गए थे। जहाँ रास्ते में वो उसे पॉन कहकर ही पुकार रहे थे, जिस पे वो कहती है अंकल मेरा नाम स्योंगे है, वैसे जोशी आपका नाम क्या है। वो बताते हैं मेरा नाम है दुशिक। वो कहती है इसका मतलब तो पत्थर दिल होता है, और वो हंसने लगती है। जंगवे भी हंस रहे थे, वो एम्बेरस हो जाते हैं। जिस पे स्योंगे कहती है मैं आपको एक नया नाम दूं। वो कहते हैं क्या। वो बोलती है स्योंगपो, इसका मतलब होता है खेल खत्म हुआ और जीत मेरी हुई। ये नाम आप पर सूट करता है। और वहाँ हम देख पा रहे थे दुशिक को भी स्योंगपो नाम बहुत पसंद आया था। अब वहाँ वो लोग स्योंगे के लिए नए कपड़े लेते हैं एंड कल उसे जाने से पहले दुशिक पूछते हैं कि ऐसी कोई चीज़ है जो तुम जाने से पहले करना चाहती हो। वो कहती है मैं कॉन्सर्ट पे जाना चाहती हूँ। अब टिकट्स अचानक तो मिलते नहीं, इसलिए किसी तरह पीछे के दरवाजे से दुशिक उन्हें अंदर भेजकर खुद बाहर पहरेदारी करते हैं। जैसे ही गार्ड ने उन्हें देख लिया था वो तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं स्योंगे इस कॉन्सर्ट में बहुत ही ज़्यादा खुश थी। अब कॉन्सर्ट के बाद टेप और सीडी लेने के लिए फैंस खड़े थे एंड 2 घंटे की लंबी लाइन के बाद स्योंगे का नंबर आता है। उसे टेप लेने का मन था और साथ ही पोस्टर भी, पर पोस्टर सीडी के साथ ही मिल सकती थी एंड सीडी महंगी थी और साथ ही उसके लिए सीडी प्लेयर चाहिए जो उसके पास नहीं था। दुशिक उसे सीडी टेप खरीद कर दे देते हैं एंड लौटते वक्त वो दुशिक को गले से लगा लेती है। उन्हें बहुत अच्छा लगता है, पर फिर वो कहते हैं अरे सिर्फ एक सीडी के लिए किसी अनजान शख्स को गले से नहीं लगाते हैं। दुशिक जानते थे कि स्योंगे अब यहाँ से चली जाएगी,
तो वो उसे सही सीख देना चाहते थे और अटैचमेंट को बढ़ने देना भी नहीं। अब जाने से पहले वो लोग स्युंगे को सारी खुशियां देना चाह रहे थे, इसलिए अंकल जंगबे ने एक केक बनाया था, चोको पाई केक, जो इस बच्ची के लिए कम उनके लिए ज़्यादा लग रहा था। एंड वो लोग साथ में सेलिब्रेट करते हैं एंड वो उसे कहते हैं प्लीज़ कैंडल को ब्लो करो, क्योंकि आज के बाद तुम एक रिच फैमिली का हिस्सा होगी और तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। स्युंगे कैंडल ब्लो करती है, फिर वो कहते हैं इस मोमेंट में कुछ कहो। स्युंगे कहती है मैं खुश भी हूँ और दुखी भी। उसकी उनसे एक अलग अटैचमेंट हो गई थी। अब अगले दिन वो उसे लेकर बस स्टैंड पहुँचते हैं एंड ये अलविदा कहने का वक्त था। दोशिक उसे पेजर देकर अपना नंबर बताते हैं और कहते हैं पॉन, कोई भी दिक्कत हो मुझे तुरंत कॉल करना, तुरंत। स्युंगे कहते हैं ठीक है जोशी, पर प्लीज़ मुझे अभी वॉशरूम जाना है। जब तक वो वॉशरूम से आती है तब तक उन्होंने उसके लिए एक सीडी प्लेयर खरीद दिया था, जिसे देख वो बहुत खुश होती है। वो उनसे थैंक यू कहती है, जिस पे वो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, अब बिना सीडी प्लेयर के सीडी किस काम की। तभी अंकल वहाँ पर आ जाते हैं। वो हैरानी की बात ये थी कि वो स्युंगे का नाम तक नहीं जानते थे, ना ही उन्हें तक ऐसा लग रहा था कि वो उसे थोड़ा भी प्यार करते हों। बाकी के आधे पैसे देकर वो उसे ले जाते हैं एंड यहाँ दोषी को कुछ गड़बड़ लग रही थी, लेकिन वो क्या करते, ये बच्ची उनकी थोड़ी ना थी कि वो हक जता पाते। वो उदास होकर अपने घर आ जाते हैं। कई दिनों तक उनका किसी भी काम में मन नहीं लगता, मानो उनकी आधी जिंदगी कोई उनसे दूर ले गया हो। जब कई दिनों तक स्युंगे का कॉल नहीं आता, वो बार बार अंकल को कॉल कर पूछते हैं कि स्युंगे कहाँ है, लेकिन अंकल ने एक भी कॉल नहीं उठाया था। हमें दिखाया जाता है अंकल ने स्युंगे को किसी अच्छी फैमिली को एडॉप्शन के लिए देने की जगह उसे बेच दिया था, वो भी थोड़े पैसों के लिए। दोषी को जैसे ये बात पता चलती है वो अंकल के घर पहुंच उनसे पूछते हैं स्युंगे कहाँ है। अंकल भी कहाँ कुछ बताने वाले थे, तो दुशिक अच्छे से उनकी खातिरदारी करने के बाद पूछते हैं स्युंगे कहाँ पर है। वो कहते हैं मैंने उसे बेच दिया, महज 20,000 में। वो पूछते हैं किसे, जिस पे अंकल बताते हैं अगर बता भी दिया तो क्या तुम उसे ले आओगे, मैंने जैसे उसे बेचा है उसने किसी और को बहुत ऊंचे दाम में उसे बेच दिया, उतने पैसे है भी तुम्हारे पास। दिलदारी दिखाना हैसियत की बात होती है और सबके पास वह हैसियत नहीं होती। मुझे भी अपना घर चलाना है और तुम्हें भी। इतनी फिक्र थी तो उसे जाने ही क्यों दिया। अब यहाँ से चले जाओ। दोशिक वापस आ जाते हैं। उनका दिल एकदम टूट गया था। उन्हें खुद पे गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने स्युंगे को क्यों जाने दिया। पता नहीं अब वो किस हाल में होगी। दूसरी तो हमें स्युंगे को दिखाया जाता है, एक छोटी सी बच्ची को इन लोगों ने एक मेड बना दिया था एक सैलून में, जहाँ से ड्रंक लोग आते थे। स्टोर की ओनर बहुत ही बुरी इंसान थी, जिसने स्युंगे से कहा था कि वो उसका स्कूल में एडमिशन करवाएगी, बट इन रियलिटी वो बस उससे काम करवाती है। और उसके जैसे एक और बड़ी लड़की भी वहाँ पर काम करती थी। स्युंगे का पूरा दिन वहाँ पे बॉटल्स हटाना, टेबल साफ करना, घर क्लीन करना और मालकिन के ताने सुनने में निकल रहा था। मालकिन ने उसे मॉम बुलाने के लिए खुद को कहा था, ताकि ऐसा ना लगे वो एक बच्चे का फ़ायदा उठा रही है। वो हर रात अपनी मॉम को याद कर रोती थी कि अगर वो पढ़ाई नहीं करेगी तब कैसे अपनी मॉम से मिल पाएगी। लेकिन यहाँ ये सब नामुमकिन था, क्योंकि वो तो उसे स्कूल भेजेगी ही नहीं। इस दौरान स्युंगे ने दोशिक को कॉल भी किया था, पर कॉल कभी लगता ही नहीं, क्योंकि दोशिक ने अपना नंबर तो उसे बता दिया था, पर सिटी कोड बताना वो भूल गए थे। स्युंगे इस दौरान एकदम अकेली थी। वहीं एक दिन एक दारूबाज कस्टमर दीवार पे बॉटल फेंक रहा था और गलती से कांच का एक टुकड़ा स्युंगे को जाकर लग जाता है। वो फूट फूट कर रोने लगती है। इतनी ज़्यादा चोट के बावजूद वो लोग उसे डॉक्टर के पास नहीं ले जाते, बस हल्की सी दवाई लगाकर वहीं छोड़ देते हैं। वो दोषी को कॉल कर कहती हैं प्लीज़ अजोशी आ जाइए, मुझे बचा लीजिए प्लीज़। पेजर पे एक मैसेज आता है एंड तभी दोशिक को जंग भाई की हेल्प से समझ आता है कि वो कॉल क्यों नहीं कर पा रही, क्योंकि उन्होंने सिटी कोड बताया ही नहीं। उन्हें जैसे ही बात समझ आती है वो उसे अपना मैसेज रिकॉर्ड कर भेजते हैं। मैं अंकल दोशिक, सॉरी मैंने सिटी कोड बताया ही नहीं, ये है सही नंबर, इसे डायल करो। स्युंगे यही करती है एंड आखिरकार उनकी एक दूसरे से बात हो पाती है। ये सीन सच में बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था। स्युंगे को बहुत चोट लगी थी और वो बस रोई जा रही थी। उसकी रोने की आवाज़ सुन दोशिक बर्दाश्त नहीं कर पाते एंड पैम्फलेट से एड्रेस देख स्युंगे उन्हें बता देती है एंड दोशिक जंगबे के साथ तुरंत आधी रात को वहाँ के लिए निकल जाते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, मानो वो उन लोगों की जान ही ले लें। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो गेट लॉक था। स्युंगे उनकी आवाज़ सुन जोर से चिल्लाती है अजोशी मैं यहाँ हूँ। दोशिक उसे देख बिना एक भी पल सोचे अपने हाथों से कांच तोड़ देते हैं और उसे बाहर निकालते हैं। उसकी कंडीशन देख उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था और दुख भी हो रहा था कि उन्होंने उसे जाने ही क्यों दिया। वो पूछते हैं कैसे हुआ। वो बताती है कस्टमर ने बॉटल दीवार पे फेंका और कांच मुझे आकर लगी। वो पूछते हैं क्या ये लोग तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर गए। वो कहती नहीं। ये सुन उनका गुस्सा और बढ़ जाता है। इस सीन को देख बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके डैड हो
और वो उनकी डॉटर। बीच आवाज़ से वो ओनर उठकर बाहर आती है और चिल्लाने लगती है, इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? मैंने इसके 3 लाख पे किए हैं। वो कहते हैं, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मिल जाएंगे, पर तुम लोग इंसान नहीं हो। एक बच्ची को इतनी चोट लगी और तुम इसे डॉक्टर के पास भी लेकर नहीं जा सके। दुशिक और जंग भाई स्योंगे को लेकर अब वापस आ जाते हैं। अगले दिन उन्होंने अपनी कार बेच दी थी उन लेडी को पैसे चुकाने के लिए। जंग भाई कहते हैं, हमारे पास सिर्फ यही एक चीज़ है, क्या पॉन के लिए इसे बेचना सही रहेगा? वो कहते हैं, वो पॉन नहीं है, उसका नाम है स्योंगे, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें ये बेचना पड़ रहा है, क्योंकि हमने ही उसे उन बुरे लोगों के पास भेजा था। वहीं प्रेजेंट में स्योंगे अंकल जंग भाई से मिलती है। हैरानी की बात यहाँ पर यह थी कि दुशिक उनके साथ नहीं थे। हमें पता चलता है पिछले 10 साल से वो लापता है एंड ये लोग तब से उन्हें हर जगह ढूंढ रहे हैं। आज उन्हें खबर मिली थी कि वो एक हॉस्पिटल पे हैं, पर वहाँ भी नाकामयाबी हाथ लगती है। वो शख्स कोई और थे। पूछने पर ऑफिसर्स बताते हैं, हमने यहाँ के सारे हॉस्पिटल्स में पता किया है, लेकिन पाक दुशिक नाम का कोई भी व्यक्ति यहाँ नहीं है। स्योंगे ये सुन हताश रह जाती है। एंड वही पास्ट में देखते हैं दुशिक बिना एक भी बार खर्चे के बारे में सोचे स्योंगे की चोट का बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट करवाते हैं। उसके बाद उसका एडमिशन करवाने वो उसे स्कूल लेकर आते हैं, लेकिन उसके कोरियन चाइनीज होने की वजह से उसे एडमिशन नहीं मिलता। दुशिक कहते हैं, क्या कोरिया में अब किसी बच्चे को पढ़ने का हक भी नहीं है, क्योंकि वो कोरियन नहीं? स्कूल वाले कहते हैं, एक रास्ता है, आप उसे अडॉप्ट कर लो। लेकिन स्योंगे नहीं मानती। वो कहती है, अगर आपने मुझे अडॉप्ट कर लिया तो मॉम मुझसे नाराज़ हो जाएंगी। यहाँ सोच पाते हैं एक बच्चे के लिए कितना मुश्किल था। एक तरफ उसकी मदर थी जिन्होंने उसे जन्म दिया और जितने वक्त वो साथ रहे पूरा प्यार दिया, पर फिर वो अलग हो गए, और दूसरी तरफ एक ऐसे व्यक्ति जिनका उससे खून का रिश्ता तो नहीं है, पर वो उसके लिए सब कुछ करने को तैयार थे जो कोई अपने बच्चे के लिए करे। लेकिन वह बच्चे को तो ये होप हमेशा रहेगी कि मॉम एक दिन वापस आएगी, पर अगर किसी ने उसे अडॉप्ट कर लिया तो मॉम शायद ना आए। जंग भाई स्योंगे से जाकर बात करते हैं कि ये कोई रियल अडॉप्शन नहीं है, तो हमेशा अपनी मॉम की ही बेटी रहोगी, ये बस तुम्हारे स्कूल एडमिशन के लिए है ताकि तुम अच्छे से पढ़ाई कर सको। समझाने पर स्योंगे का मन का डर दूर हो जाता है और वो अडॉप्शन के लिए मान जाती है। एंड फाइनली उसका स्कूल एडमिशन होता है। दुशिक और जंग भाई अपने काम के अलावा पूरा फोकस स्योंगे को पढ़ाने में लगा देते हैं। उसके लिए टिफिन रेडी करना, उसकी पढ़ाई देखना, उसे अच्छे इंसान बनने की सारी परवरिश देना, सब कुछ। एंड ये सीन बहुत ही इमोशनल थे। स्योंगे धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। वो स्कूल में फर्स्ट आती थी। स्कूल पास होने तक दुशिक ही उसे लेने जाते थे। जहाँ एक दिन सालों बाद स्योंगे की मॉम म्यूंगजा उसे देखने आती है। स्योंगे को दुशिक के साथ खुश देख उनका दिल भर आता है। उन्हें एक राहत मिलती है कि उनकी बेटी सही हाथों में है, और वो उसे मिले बगैर लौट आती है। वहीं दुशिक स्योंगे से पूछते हैं, क्या तुम्हें शर्म तो नहीं आती, मैं अभी तुम्हें लेने आता हूँ? वो कहती, नहीं, पर प्लीज़ बाहर मुझे मेरे नाम से बुलाइए, पॉन कहकर नहीं। वो कहते, ठीक है पॉन, चलो खाना लेने चलते हैं। अब समय आ जाता है कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन का। इस एग्ज़ाम का कोरिया में बहुत महत्व है, इसलिए सभी पेरेंट्स स्पेशली बच्चों को उस दिन साथ में लेकर आते हैं एग्ज़ाम दिलाने, और गेट में रुककर प्रे भी करते हैं। दुशिक भी वहाँ पर ऐसा ही करे थे। स्योंगे ने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था और उसका एडमिशन एक बहुत ही अच्छे कॉलेज में हो जाता है, जहाँ पर वो चाइनीज़ सीख रही थी। उस समय बाद स्योंगे अपनी पहली ब्लाइंड डेट पे भी जाती है। दुशिक को चिंता हो रही थी, पर जंग भाई समझाते हैं, चिंता मत करिए, अब वो बड़ी हो चुकी है, वो डेट्स पे भी जाएगी और ड्रिंक्स भी करेगी। वही अब हम देखते हैं ड्रिंक्स कर वो सो गई थी, तो उसे उसका ही डेट घर लेकर आता है। दुशिक और जंग भाई दोनों मिलकर अपने सवालों से उस बंदे की खटिया खड़ी कर देते हैं। क्या करते हो? फैमिली क्या करती है? कौन कौन है फैमिली में? कितना कमा लोगे? धोखा तो नहीं दोगे मेरी बेटी को? वो बंदा सारे सवालों का जवाब देता है मानो इंटरोगेशन चल रहा हो। वो बंदा एक डॉक्टर बनने वाला था और जवाबों से वो बहुत मासूम लग रहा था। तभी घर पे कॉल आता है। दुशिक देखते हैं तो कॉल पे म्यूंगजा थी। वो कुछ कहे इससे पहले म्यूंगजा की मॉम उससे कॉल ले लेती है और उनसे कहती है, मैं स्योंगे की ग्रैंडमा बोल रही हूँ, प्लीज़ क्या आप स्योंगे के साथ विलेज आ सकते हो? म्यूंगजा उसे मिलना चाहती है, उसके पास ज़्यादा समय नहीं है। अब रास्ते में दुशिक उससे कहते हैं, प्लीज़ अपनी मॉम से गुस्सा मत होना, उनसे अच्छे से बात करना, क्योंकि वो बहुत बीमार है। स्योंगे की दादी उसे देखते ही इमोशनल हो जाती है, क्योंकि बच्ची कितनी बड़ी हो गई। एंड ये सीन सच में बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था। दुशिक उन्हें साथ में देख साइड हो जाते हैं। इसके बाद म्यूंगजा दुशिक से मिलकर उन्हें शुक्रिया कहती है उनकी बेटी को इतनी अच्छी परवरिश देने के लिए, और एक आखिरी रिक्वेस्ट करती है उनसे ये कहते हुए, मैंने आपसे उस दिन झूठ कहा था, स्योंगे के फादर जिंदा है, वो एक लड़की के साथ भाग गए थे। मैं बस इतना चाहती हूँ कि वे एक बार आज उससे मिल लें और देखें कि उनकी बेटी कितनी बड़ी हो चुकी है और कितनी समझदार भी। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, तो क्या आप प्लीज़ ये कर सकते हैं?
अब अगले दिन वो लोग घर के लिए निकल गए थे एंड यहाँ उन लोगों ने स्योंगे की मॉम के लिए वो सारी चीज़ें छोड़ दी थी जो स्योंगे की बचपन की थी, जैसे कि उसकी 100 ऑन 100 मार्कशीट्स, उसके रिपोर्ट कार्ड्स, उसके बचपन की फ़ोटोज़ और वो सारी चीज़ें जो म्यूंगजा को अपनी बेटी के बचपन को समझने में हेल्प करें। एटलीस्ट अपने आखिरी वक्त में तो म्यूंगजा अपनी बेटी की यादों के साथ हो। दुशी का पता लगा रहे थे स्योंगे के फादर का एंड वो इसी जगह पहुंचते हैं जहाँ पहले स्योंगे के फादर काम करते थे एंड इसी जगह शुरुआत में म्यूंगजा भी आई थी। वो लोग बताते हैं स्योंगे के फादर ने कोरियन लेडी से शादी कर ली एंड उनका बच्चा भी है ताकि उन्हें कोरियन सिटीजनशिप मिल जाए। वहाँ अचानक हम देखते हैं दुशी के कानों में जोर से एक आवाज़ आती है, मानो उनका सर फट जाए। फिर किसी तरह काबू में आकर वो स्योंगे के फादर का पता लगाते हैं और वो उन्हें फाइनली मिल जाते हैं। इधर उन्हें स्योंगे के फादर का पता चलता है, उधर स्योंगे नोटिस करती है दुशी के शूज़ की कंडीशन कितनी खराब है। इन सालों में उन्होंने अपना सारा ध्यान अपनी बेटी के पीछे लगा दिया था। वो कॉल कर कहती है, अजोशी मैं एक ट्रिप पे जाना चाहती हूँ। वो कहता है ज़रूर जाओ, मैं इसका खर्चा अभी भेज दे रहा। वो कहती नहीं, ये फीस में इंक्लूडेड है। वो कहते हैं ओके बेटा, अच्छे से जाना। बस क्योंकि एक्चुअली में एक फैक्ट्री में काम ज्वाइन करती है और पैसे कमाती है और उन पैसों से एक न्यू पेयर ऑफ शूज़ खरीदती है अपने अजोशी के लिए, जो उसके फादर फिगर थे। वहीं अब्दुशिक उसे आज एक खास जगह बोल कर लेकर आते हैं। अंदर उसके फादर थे एंड वो उन दोनों को छोड़कर अपने घर आ जाते हैं। जंग पे इसुन उनसे कहते हैं, सर ये आपने क्या किया? आपने उसे उसके रिच फादर से क्यों मिलवाया? वो बड़ी हो चुकी है, इसके बाद वो जॉब करेगी, शादी करेगी। आपको क्या लगता है वो किसे चूज़ करेगी, अपने रईस फादर को या आपको, जिनके पास कुछ भी नहीं है? वो हमें कभी चूज़ नहीं करेगी और छोड़कर चली जाएगी। तुशी की बात जानते थे। सामने से सुनकर उनका दिल टूट जाता है क्योंकि बेटी जिससे वो इतना प्यार करते हैं उन्हें छोड़कर चली जाएगी। वो घर आकर उसके बचपन की फ़ोटोज़ को देखकर इमोशनल हो रहे थे, पर तभी अचानक उन्हें कॉल आता है, डैड आप मुझे लेने कब आ रहे हो? उनका दिल भर आता है क्योंकि स्योंगे ने पहली बार उन्हें डैड कहकर पुकारा था। स्योंगे कहती है, डैड आप मुझे यहाँ लेकर आए थे तो अकेला छोड़कर क्यों चले गए? अब प्लीज़ मुझे लेने आइए। वो कहते हैं, मैं अभी आया बेटा, बस वहीं रुकना। वो तुरंत बाइक लेकर निकल जाते हैं, लेकिन दोस्तों रास्ते में अचानक दोबारा उनके कानों में वही आवाज़ बजती है और उनका एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। स्योंगे वहाँ वेट करते रह जाती है पर वो नहीं आ पाते। 10 सालों बाद आज तक स्योंगे और अंकल जंगबे उन्हें ढूंढ रहे थे, पर मानो वो गायब ही हो गए। जंगबे कहते हैं, हो सकता है अब वो इस दुनिया में ना हो, अब हम कुछ नहीं कर सकते स्योंगे। स्योंगे तभी रास्ते में लिखा देखती है, खेल खत्म हुआ और मैं विजेता हूँ। ये पढ़ते उसे याद आता है, इसका मतलब तो स्योंगे होता है। वो दोनों तुरंत ऑफिसर्स के पास पहुंचते हैं और वो रिक्वेस्ट करती है, प्लीज़ सर एक आखिरी बार सर्च कीजिए, एक नाम पार्क स्योंगबो। एंड दोस्तों इस नाम के एक व्यक्ति एक जगह मिल जाते हैं। वो दोनों तुरंत वहाँ पहुँचते हैं, ब्रदर्स ऑफ होप असाइलम। वहाँ के हेड उन्हें बताते हैं, हाँ पार्क स्योंगबो यही है। आज से 10 साल पहले एक व्यक्ति को एक्सीडेंट के बाद यहाँ लाया गया था। वो बस 2 नाम बार बार ले रहे थे, पॉन और पार्क स्योंगबो, तो हमने उनका वही नाम रख दिया। उन्हें सालों से एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन थी जो एक्सीडेंट के बाद और ख़राब हो गई। आप चाहे तो उनसे मिल सकते हैं, बस सिर्फ 10 मिनट। स्योंगे और जंगबे सालों बाद आखिरकार तुशिक को देख पाते हैं, या मैं कहूँ स्योंगबो को। तुशिक कुछ बोल नहीं पा रहे थे। स्योंगे का टच वो पहचान जाते हैं, लेकिन उनकी मेंटल कंडीशन उनके साथ नहीं थी। स्योंगे उन्हें अपना लाइफ शूज़ पहनाती है और कहती है, डैड डैड मैं आपकी पॉन, प्लीज़ मुझे पहचानिए। जंगबे भी इमोशनल हो गए थे। वो कहती है, अंकल डैड मुझे पहचान क्यों नहीं रही, मैं इनकी पॉन हूँ ना। वहाँ पर हम गौर करते हैं, चाहे दोषी के पास उनकी होश ना हो, उनकी यादें उनके पास ना हो, पर एक ज़रूरी चीज़ उनके पास थी, उनके बैंक का पासबुक। स्योंगे के बचपन से लेकर अब तक के सारे सेविंग्स जो उन्होंने स्योंगे के लिए किए थे उसका मेंशन था। ये देख स्योंगे इमोशनल हो जाती है। इस वक्त जब वो सब कुछ भूल चुके हैं, उन्हें ये भी होश नहीं कि वो कहाँ पर है, तब भी उन्होंने उस पासबुक को संभाल कर रखा है और नाम भी सिर्फ वही याद है जो स्योंगे ने उन्हें दिया था। ये सीन सही मायनों में बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था। स्योंगे वहाँ उन्हें अपने गले से लगा लेती है और कहती है, जैसे आपने सालों से मुझे अपना पॉन मानकर मेरे लिए सब कुछ किया, वैसे ही अब आप मेरे पॉन हो और मैं आपके लिए वो सब कुछ करूँगी। तभी फ्लैशबैक में हम देखते हैं स्योंगे जब दुशिक से पूछती है पॉन का मतलब क्या होता है, तो वो बताते हैं पॉन का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ या शख्स जो बेशकीमती हो।
पॉन किसी खजाने से कम नहीं। स्योंगे खुश हो जाती है और कहती है, मतलब मैं खजाना हूँ, एक असली खजाना? वो कहते हैं हाँ। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं स्योंगे की शादी हो रही है और दोशिक उसे लेकर आ रहे हैं। कुछ पल वो होश में थे और कुछ पल बाद वो होश में नहीं है। वह स्योंगे कहती है, कोई बात नहीं डैड, मैं हमेशा आपके साथ हूँ जैसे आप मेरे हो। एंड लास्ट में हम उन सब की एक साथ एक फैमिली पिक्चर देखते हैं जो बहुत ही प्यारा था। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।